आखिरकार 28 मई सन 2023 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाली नई पार्लिमानी बिल्डिंग का इफ्तिताह हो गया और उसके साथ साथ वो कुछ हो गया जो कुछ नहीं होना चाहिए था इस लोकतंत्र में। वो क्या कुछ नहीं होना चाहिए, इस सब की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और इस पार्लिमानी बिल्डिंग की तफसीलात बताते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्लिमानी बिल्डिंग का आज आखिरकार इफ्तिताह हुआ और इसकी नींव रखी गई थी 10 दिसंबर सन 2020 को और इसको कंसीव किया गया था, इस पूरे प्रोजेक्ट को 2019 में, यानी कोरोना से ठीक कुछ महीने पहले। इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च किया जाएगा और अभी सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई है। ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो 2026 में कंप्लीट होगा जा करके। और पार्लिमानी बिल्डिंग की अगर बात करें, उसकी जो पूरी लागत आई है वो 862 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। आइए आपको इसके बारे में थोड़ा सा फीचर बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो पूरी बिल्डिंग का नक्शा आपको दिख रहा है, वो जो गोल गोल इमारत दिख रही है, दरअसल ये पुरानी पार्लियामेंट की इमारत है और जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की इमारत है वो एक ट्रायंगल शेप में है, तिकोने ढांचे की है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा ना लगे कि ये दोनों एक ही बिल्डिंग का हिस्सा है। दोनों अलग अलग बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग गोल गोल में है, नई बिल्डिंग तिकोने शेप में है। चलिए आइए आपको बताते हैं कि दरअसल इस पुरानी और नई बिल्डिंग में क्या कुछ फ़र्क है। आज जिस नई पार्लिमानी बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ है उसका जो टोटल बिल्डअप एरिया है वो 20,886 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और अगर उसकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1272 सीटिंग कैपेसिटी है, राज्यसभा और लोकसभा मिला करके। लोकसभा सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 888 है, जबकि पुराने लोकसभा में 552 सीटें थीं और नए वाले राज्यसभा सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 384 है, जबकि पुराने में 245 थी। ये पूरी बिल्डिंग 4 फ्लोर पर मुहित है और इसके जो मेन आर्किटेक्ट हैं ये बिमल पटेल हैं, ये गुजरात से आते हैं, गुजरातियों का लिहाज रखा गया है इसमें। और इसके जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है ये पूरा टाटा प्रोजेक्ट का है। इतना समझ लेने के बाद आइए आपको बताते हैं कि क्या इस बिल्डिंग की ज़रूरत थी। तो जी हाँ, कांग्रेस ने इस बिल्डिंग की ज़रूरत को महसूस किया था, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में ये काम नहीं हो सका। आखिरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनके सरकार ने ये काम किया है। इसमें उद्घाटन सभी साधु संतों को बुला करके किया गया और पूरे विधि विधान के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। इस देश को सेकुलर लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन जिस हिसाब से उद्घाटन हो रहा था आप तनिक भी पता नहीं लगा सकते कि इसको सेकुलर देश कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा निछावर ज़रूर कर दिया गया, सिख धर्म के कुछ मंत्र उच्चारण करा लिए गए, कुरान करीम के सूरह रहमान की तिलावत करा दी गई, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन उसके अलावा अगर आप पूरा देखेंगे तो आप एक पल के लिए महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये एक सेकुलर कंट्री है। जिस भारत के संविधान का मूल मंत्र ही सेकुलर है, लेकिन उसके बावजूद इस देश में जब भी किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, चाहे वो फ्रांस से राफेल लाया गया हो, तो वहाँ पर पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका उद्घाटन किया गया। इसी तरीके से और दूसरे भी प्रोजेक्ट। लेकिन आज हम देखते हैं कि नई पार्लिमानी बिल्डिंग का इफ्तिताह हो रहा था तो प्रधानमंत्री किस तरह से दंडवत हो रहे थे, साष्टांग कर रहे थे और इसके अलावा न जाने क्या क्या हुई। इस मौके पर तमाम साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ था। इफ्तिताह हुआ, जिनको बुलाना चाहिए था उनको नहीं बुलाया गया, जिनको नहीं बुलाना चाहिए था उनको अवश्य रूप से बुलाया गया। पार्लिमानी बिल्डिंग के इफ्तिताह के मौके पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और ये कहा गया कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उनको बुलाना चाहिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं उनको बुलाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया, जगदीप धनखड़ को भी नहीं बुलाया गया, बल्कि केवल उन दोनों के भाषण को पढ़ करके सुना दिया गया। और जब वो भाषण पढ़े जा रहे थे, सुने जा रहे थे, तो केवल सत्ता पक्ष से जुड़े हुए तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। इक्का दुक्का कोई विपक्षी मौजूद था, जैसे जगन मोहन रेड्डी वगैरह। इसके अलावा शायद ही कोई चेहरा नजर आ रहा था विपक्ष का, क्योंकि समूचा विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन कराया गया, ना कि राष्ट्रपति के हाथों, क्योंकि राष्ट्रपति पहला व्यक्ति होता है पूरे देश का और राष्ट्रपति एक तरीके से पार्लियामेंट का सर्वेसर्वा होता है। उसके बावजूद राष्ट्रपति को बाईपास करते हुए प्रधानमंत्री से इसका उद्घाटन कराया गया। बस यही कारण था कि समूचा विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। और समूचा विपक्ष की हम बात करें तो कुल केवल 19 पार्टियां थीं, उसी को समूचा विपक्ष कहा गया। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसमें शामिल नहीं थी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी बहिष्कार किया
इन 19 विपक्षी पार्टियों के साथ साथ, लेकिन इन 19 विपक्षी पार्टियों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नाम शामिल नहीं था। यह भी अपने आप में एक सवाल खड़ा किया गया कि आखिर क्या असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी पार्टियों के दायरे में नहीं आते हैं? क्या वो सत्ता पक्ष के दायरे में आ जाते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने इसका एक अलग तरीके से विरोध किया। बहरहाल ये जो पूरा उद्घाटन समारोह हुआ वो एक खास दिन के साथ चस्पा कर दिया गया और इस दिन को बहुत ही सोच समझ के डिसाइड किया गया था, क्योंकि 28 मई दरअसल विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन था। जी हाँ, वही सावरकर जिनको वीर की उपाधि दी गई है, वीर बहादुर। लेकिन उनके साथ इतनी माफ़ियाँ नत्थी हैं कि अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। करीब आधा दर्जन उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी और अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के नतीजे में उनको अंग्रेज़ों का वफ़ादार कहा जाने लगा था। आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दें, वीर सावरकर के बारे में, कि उनकी जीवनी क्या है। तो दरअसल 28 मई 1883 को भागुर एक जगह है नासिक ज़िले में, वहीं पर उनका जन्म हुआ। अपने ही इलाके में शुरुआती पढ़ाई की। कॉलेज के लेवल पर पढ़ाई करने के लिए वो पुणे के एक कॉलेज में चले गए और वहाँ उन्होंने अपने कॉलेज की तालीम मुकम्मल की और उसके बाद उन्होंने आगे की तालीम के लिए विदेश का रुख किया। आपको बता दें कि शुरू ही से उनके दिमाग में मुसलमानों के ताल्लुक से इतनी नफ़रत थी कि बचपन ही के ज़माने में पढ़ाई ही के दौरान उनके गांव में एक मस्जिद पर हमला किया गया और उसकी अगुवाई यही कर रहे थे। कुछ लफंगों के साथ उन्होंने उस मस्जिद पर जाकर के हमला कर दिया और अपने आप को हिंदुत्व का आइकन बॉय तस्वुर किया उस ज़माने में। यही कारण है कि जब उन्हें 1910 में गिरफ्तार किया गया और उन्हें फ्रांस भेजा गया, फिर वहाँ से वो भाग करके आए, दोबारा से उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद उन्हें निकोबार अंडमान में भेज दिया गया, काला पानी की सज़ा दी गई, जेल में रखा गया। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा लिखा था और 1924 में उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि करीब आधा दर्जन माफ़ीनामा उन्होंने अंग्रेज़ों से लिखा था, अंग्रेज़ों के लिए, और कहा था कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपके वफ़ादार रहेंगे। इस पर लोग तर्क देते हैं कि उन्होंने इसलिए माफ़ीनामा लिखा था ताकि वो फ्री होकर के दोबारा से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन छेड़ सकें। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि उन्होंने न केवल आंदोलन छोड़ा बल्कि जो छेड़ा गया आंदोलन था उसको भी छोड़ दिया। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, उसको उन्होंने मुखालफत की। इसी तरीके से उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया। टू नेशन थ्योरी के वो पक्षधर थे। वो चाह रहे थे कि एक तरफ पाकिस्तान बन जाए मुसलमानों का देश, एक तरफ हिंदुस्तान बन जाए, वो हिंदू राष्ट्र बन जाए। यही कारण है कि उन्होंने हिंदुत्व की बहुत ज़्यादा वकालत की थी। यानी हिंदुत्व के एक पोस्टर बॉय कह लीजिए, आइकन बॉय कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो सावरकर थे, जिनको वीर सावरकर कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल वही वीर सावरकर जिनके बारे में ये कथन अभी हाल ही में किताब में लिख दिया गया। और उन्होंने कहा कि जब वो निकोबार अंडमान में थे तो एक बुलबुल आती थी उनके कमरे में और उस बुलबुल पर सवार होकर के वो अपने मदरलैंड के शहर को चले जाया करते थे, यानी इंडिया आया करते थे, और उसके बाद में दोबारा से वो बुलबुल छोड़ करके आ जाया करती थी। यानी इस तरह से धीरे धीरे मजाक के रूप में ही सही विनायक दामोदर सावरकर को बहुत ही सीरियस और गंभीर बना दिया गया। और आज विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर पार्लिमानी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक तरफ लोकतंत्र की बातें, खूब लच्छेदार बातें और गहरी गहरी बातें की जा रही थी पार्लियामेंट में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जितने लोगों को स्पीच देने का मौका दिया गया, तमाम लोगों ने लोकतंत्र 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 इतनी मर्तबा दोहराया कि लोकतंत्र भी अपने आप में कंफ्यूज हो गया होगा कि हमें इतना ज़्यादा क्यों दोहराया जा रहा है इस आलोकतांत्रिक इन्वायरमेंट में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब लोकतंत्र की बातें की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अलोकतांत्रिक गतिविधियां सरेआम हो रही थी। यानी कि एक तो यही हो रहा था कि लोकतंत्र बोल करके वहां बिना अपोजिशन की भाषणबाजी हो रही थी और सत्ता दल के सारे लोग बैठ करके मेजें थपथपा रहे थे। सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक काम तो यही हो रहा था। इसके अलावा दूसरी बात तो यह है कि जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे लोग लोकतंत्र की बातें करते हुए थक नहीं रहे थे, वहीं दूसरी तरफ करीब करीब 1 महीने से अधिक पहलवान धरने पर बैठे हुए थे और कुछ पहलवान उसी दिन उन्होंने मंसूबा बनाया था कि नए पार्लिमानी बिल्डिंग के सामने जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे ताकि प्रधानमंत्री मोदी के कान के पर्दे पे थोड़ा सा हरकत आए और उन्हें याद आए कि हमने कभी कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अब जब हमारी बेटियां करीब 1.25 महीने से धरने पर बैठी हैं तो उनके कान के पर्दे को हिलाने के लिए साक्षी मलिक और दूसरे पहलवानों ने नई पार्लिमानी बिल्डिंग के सामने जाकर प्रोटेस्ट करने का इरादा किया था। लेकिन वहाँ उनके इरादे और मंसूबे को कितनी बुरी तरीके से कुचल दिया गया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पहलवान लड़कियों को वहाँ से
पूरी की तरीके से घसीट करके बस में बिठाया जा रहा है और वहाँ से उनको हिरासत में लेकर के अलग जगह पहुँचा दिया गया। तो एक तरफ लोकतंत्र की बातें हो रही थीं, दूसरी तरफ खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। क्या लोकतांत्रिक देश में प्रोटेस्ट करना अपराध है? अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर कोई अपनी बात नहीं रख सकता है तो फिर वहाँ पर लोकतंत्र की बातें करना अपने आप में खुले मजाक से कम नहीं था। तीसरी बात तो यह है कि जिस सेकुलर संविधान की बातें की जा रही थी वहाँ पर किस तरह पूरे विधि विधान के साथ हिंदू रस्म रिवाज को फ़रोग़ दिया जा रहा था। तमाम हिंदू रस्म रिवाज और रीतियों के हिसाब से पार्लिमानी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया जा रहा था। अब मुझे बताइए कि क्या एक सेकुलर देश और सेकुलर कंट्री में ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें हो रही थीं और लोकतंत्र के नाम पर हो रही थीं। एक चीज़ और हमने देखी कि अशोक स्तंभ को ऊपर ज़रूर लगाया गया है, लेकिन उसके पैरेलल एक और चीज़ लगा दी गई है। वो चीज़ क्या है? दरअसल वो है सिंगोल। लेकिन आप मुझे बताइए कि जिस सिंगोल का इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर वाले हिस्से को अगर गौर से देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि एक नंदी को बैठाया गया है और नंदी हिंदू आस्था का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। यानी एक तरीके से धीरे धीरे हिंदू आस्थाओं को, हिंदू मान्यताओं को लोकतांत्रिक चीज़ों में घुसा करके लगाया जा रहा है और धीरे धीरे इसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। आपको एक चीज़ और बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला दोनों लोग वहीं पर गांधी प्रतिमा को माल्यार्पण कर रहे थे। दूसरी तरफ वहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिनके दिलों में गोडसे विराजमान होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो गांधी के सम्मान को देख के जल रहे होंगे और गोडसे की जय जयकार करना चाह रहे होंगे, लेकिन अफसोस कि अभी वो नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो करना चाह रहे होंगे लेकिन खुलकर नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अभी वो करने का समय शायद नहीं है। वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं। धीरे धीरे वो यहाँ ज़रूर पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ माफ़ीनामा लिखने वाले विनायक दामोदर सावरकर को इस जगह लाकर खड़ा कर दिया गया कि उनके जन्मदिन के अवसर पर नई पार्लिमानी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया गया, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में गांधी के लिए ख़तरा तो ज़रूर है। हालांकि ये गांधी को इतनी आसानी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो रिप्लेस कर देंगे। इनके मन में तनिक भी गांधी के प्रति कोई भी निष्ठा नहीं है। ये केवल छलावा, दिखावा, नौटंकी से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी राय से आपको कितना इत्तेफाक है ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।